गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में बायोलॉजी पोर्शन में श्वसन क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़े थे, उसके शेष भाग का अध्ययन आज किया जाएगा। बच्चों, जो श्वसन क्रिया की अवस्थाएं होती हैं, मतलब जो उसके फेज होते हैं, जितने स्टेज में श्वसन पूरा होता है, वह दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला श्वास बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका विनिमय एक्सचेंज होता है किसी सजीव के शरीर और उसके बाहरी वातावरण के बीच। कोई जीवधारी है और उसका वातावरण है, इसमें जो इन गैसों का विनिमय होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। जैसे हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, हवा से ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यह क्रिया एक्सटर्नल यानी बाहरी वातावरण से शरीर के अंदर के में गैसों का आदान प्रदान, इसको हम बाह्य श्वसन कहेंगे। और बाह्य श्वसन क्रिया का स्टेप है ये। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के बारे में आप पढ़े कि मुख्य श्वसन यही होता है। आंतरिक श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा, जैविक ऑक्सीकरण, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज तो इस क्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं, जो कोशिका के अंदर उसके कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। तो बच्चों, जो बाह्य श्वसन होता है, तो बाह्य श्वसन में सिर्फ गैसों का आदान प्रदान है। उसके दो स्टेप होते हैं। पहला होता है श्वासोच्छ्वास, यानी सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। सभी जीवधारियों के अंदर ये घटना होती है श्वासोच्छ्वास की, यानी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से बाहर का हवा से ऑक्सीजन उसके शरीर में जाता है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उनसे बाहर आता है। सभी जीवधारियों के अंदर ये घटना होती है। तो जो श्वासोच्छ्वास होता है, सांस छोड़ना और सांस ग्रहण करना, दो स्टेज इसमें होते हैं। उसी को कहा जाता है ब्रीदिंग। यानी सिर्फ सांस लेना ही श्वसन नहीं है, सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन का एक फेज होता है, एक अवस्था होती है। इसमें जो दो स्टेज होते हैं, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। अंतःश्वसन में आप सांस ग्रहण करते हैं। जब हम सांस ग्रहण करते हैं, हमारी पसलियों का या जो है आकार फैल जाता है, फेफड़ों में हवा भर जाती है, तो सांस ग्रहण करना, इसको इंस्पिरेशन कहा जाता है। दूसरा होता है उच्छ्वास या एक्सपिरेशन, सांस को बाहर छोड़ना। बस दो स्टेज है, सांस ग्रहण करना और सांस छोड़ना। जब सांस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे फेफड़े में भरती है। जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा यानी अशुद्ध वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। दूसरा जो स्टेप्स है गैसीय विनिमय और श्वसनीय गैसों का परिवहन। बच्चों, गैसीय विनिमय जब हमारे फेफड़े में हवा भरती है तो उसमें से ऑक्सीजन विसरण क्रिया के द्वारा ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा फेफड़े में आता है। इस तरह इसी को कहा जाता है गैसीय विनिमय। तो जीवधारियों के अंदर अलग अलग तरह से गैसीय विनिमय होते हैं। मनुष्य में गैसीय विनिमय कोशिका के उत्तक द्रव में भी होता है और फेफड़े से ब्लड में भी होता है। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका भी परिवहन, यानी फेफड़े से प्रत्येक कोशिका तक ले जाने को, इन गैसों को ले जाने को और ले आने को ही परिवहन कहा जाता है। तो मनुष्य के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। फेफड़े से ऑक्सीजन को ब्लड में हीमोग्लोबिन को उसके साथ मिलकर के कोशिकाओं तक लेके जाती है। अब कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है श्वसन क्रिया के द्वारा, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा फिर फेफड़े तक आता है, फिर फेफड़े में इसका विनिमय होता है।
तो दूसरा स्टेप बच्चों है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। यही मेन श्वसन का भाग होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस स्टेप से ऊर्जा नहीं निकलेगी, लेकिन इसको पूरा होने के लिए ये स्टेप जरूरी होता है, ये फेज जरूरी है। बिना इसके ये पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ इसके होने से ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके लिए शोषण किया जाता है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों जो आंतरिक श्वसन में क्या है, कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंच गया बाह्य श्वसन के द्वारा, और वहां पे भोज्य पदार्थ पहले से पहुंचे हुए हैं, उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एंजाइम की उपस्थिति में। इसी को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा निकलती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वह ऊर्जा एटीपी के रूप में बदल जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर बनता है आंतरिक शोषण क्रिया के द्वारा, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है बाह्य शोषण के द्वारा कोशिका से जो है ब्लड में आता है, ब्लड से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह दोनों फेज मिल करके श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। बच्चों के नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य शोषण के अंतर्गत ही हम अध्ययन कर रहे हैं पादपों में श्वसन कैसे होता है। बच्चों पौधों में भी जो आंतरिक श्वसन होता है वह सेम होता है। सारे जीवधारियों के कोशिकाओं में जो आंतरिक श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ऊर्जा मिलती है, वो सब में सेम होता है। लेकिन जो बाह्य श्वसन है उसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। अलग अलग तरह के श्वसन अंग होते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जीव सांस लेते हैं। तो बच्चों पौधों में जो श्वसन होता है, आप जानते हैं पौधे भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो सांस लेने और छोड़ने के लिए जो अलग अलग अंग बनाए गए हैं, कोशिकाएं बनाई गई हैं, तो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो जड़ों के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा होता है। कुछ पौधों के अंदर जड़ों में मूल रोम होते हैं, तो मूल रोम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है विसरण क्रिया के द्वारा। विसरण क्रिया में गैसें कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चली जाती है। तो विसरण क्रिया के द्वारा मूल रोमों में गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। कुछ काष्ठीय पौधों में तना के द्वारा विनिमय होता है। तो तना में जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय तना होती है उन्हें, उसमें एक संरचना होती है जिसको हम वात रंध्र कहते हैं, लेंटिकल्स कहा जाता है इसको, वात रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। लेकिन कुछ शाकीय तनों पे, शाकीय पौधों के तनों पे स्टोमेटा पाए जाते हैं और उन स्टोमेटा के द्वारा विनिमय होता है। अब अधिकतर पौधों में जो बड़े वृक्ष हैं या बड़े पौधे हैं, तो ज्यादातर इसका हिस्सा पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसी के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। बच्चों पौधों के जो पत्तियां होती हैं उसमें एक छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। आप स्टोमेटा के बारे में पढ़े होंगे। स्टोमेटा में दो कोशिकाएं होती हैं सेल के बीच के आकार की, जिसको हम गॉड सेल कहा जाता है। इसकी भीतरी परत कुछ मोटी होती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट ये सभी भाग होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये ओपन स्टोमेटा, इसी को हम तो गैसों का विनिमय इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है, जिसमें दो गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल के अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा बच्चों गैसीय विनिमय पौधों में जब होता है तो ऑक्सीजन, पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन पौधों के अंदर ऑक्सीजन जब श्वसन क्रिया होगी तो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। रात के समय बच्चों जब पौधों में श्वसन क्रिया, क्योंकि हमें दिन में भी होती है रात में भी होती है, लेकिन रात में श्वसन क्रिया या प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, उसमें पौधों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तो शोषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के वजह से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास हो जाती है। लेकिन वही दिन के समय
जो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन से निकलता है, जिसकी वजह से दिन में ऑक्सीजन गैसें ज्यादा निकलती हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जंतुओं में श्वसन क्रिया। तो जंतुओं में जो श्वसन होता है जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जिनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है, सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन जंतुओं के अंदर गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह शरीर के सतह से होता है। शरीर के सतह से सामान्य मिश्रण क्रिया के द्वारा गैसें उनके कोशिका से बाहर आती हैं और फिर बाहर से गैसें कोशिका में जाती हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा में जो समान सतह है शरीर का उसी से श्वसन क्रिया होती है, गैसों का विनिमय होता है। लेकिन जो निम्न वर्ग के जंतु हैं, बहुकोशिकीय निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं, तो कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, अर्थात त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। जैसे केचुआ में या मेढक जब जल के अंदर रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है। और उच्च वर्ग के जंतुओं में और बड़े कशेरुकी जंतुओं में, मनुष्य में या दूसरे जो पशुएं हैं या जो है स्थलीय जंतु हैं, इनमें ज्यादातर जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है या दूसरे श्वसन स्पेशल श्वसन अंग होते हैं जिससे ये जंतु श्वसन करते हैं। तो बच्चों ये श्वसन अंग होता है, जो भी श्वसन अंग होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि जो श्वसन अंग में जो सतह होता है जिससे होकर गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, उस सतह की कुछ विशेषताएं होती हैं चाहे जो भी श्वसन अंग हो। पहली बात तो जो श्वसन अंग में जो सतह होती है वह सतह पतली और मुलायम होती है, जिसके वजह से आसानी से गैसें उससे पार हो जाती हैं। दूसरी जो सतह की विशेषता होती है वो होता है कि जो सतह होती है हमेशा नम युक्त होती है, यानी उस पर नमी बनी रहती है, जिसके वजह से आसानी से गैसें उससे अवशोषित हो जाती हैं। और तीसरा यह है कि वह सतह इस तरह जो है बनी रहती है जिसके वजह से वो जो गैसों का जो सतही क्षेत्रफल है, अवशोषण या जासन या मिश्रण का जो सतह का क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने वाला होता है। चाहे जो भी श्वसन अंग हैं, फेफड़े हैं, गलफड़े हैं या पुपलम्स हैं या दूसरे जो भाग होते हैं, उनका ये विशेषता होता है कि उनकी सतह जो है नमयुक्त हो, पतली हो और वह इस तरह व्यवस्थित हो कि जो विनिमय के लिए अधिक से अधिक वह सतही क्षेत्रफल बना सके। तो इस तरह बच्चों जंतुओं में श्वसन के अलग अलग अंग होते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछलियां, तो जलीय जंतु में श्वसन जो होता है गलफड़ों के द्वारा होता है, इसे गिल्स कहते हैं। अब जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुला होता है, लेकिन वायु की अपेक्षा जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके वजह से जल में जो जंतु होते हैं उनकी श्वसन की दर तेज होती है, यानी उनको बहुत जल्दी श्वसन करना पड़ता है जिसको उसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो वह जल से ऑक्सीजन जो है विश्व क्रिया के द्वारा उनके श्वसन अंगों से होता हुआ उनके बल में पहुंचता है, वहां से उसकी कोशिका में पहुंचता है। जैसे मछलियों में जो गलफड़े होते हैं मुंह के द्वारा मछलियां में जल प्रवेश करता है, जल में ऑक्सीजन घुला रहता है। अब वह जल गलफड़े में जब पहुंचता है तो गलफड़ों में ब्लड वेसल्स होते हैं, उनकी सतह से गलफड़ों से जल से ऑक्सीजन आसानी से अवशोषित होकर के रुधिर में मिल जाता है और रुधिर उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। इस तरह बच्चों जलीय प्राणियों में श्वसन होता है। लेकिन स्थलीय प्राणियों में श्वसन कैसे होता है? स्थलीय प्राणियों में श्वसन, बच्चों जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग श्वसन अंग होते हैं, लेकिन सबका कार्य यही होता है कि जो वायुमंडल में जो गैसें हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को वह श्वसन अंगों के द्वारा, कुछ में फेफड़ों के द्वारा वह ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाते हैं, ग्रहण करते हैं हवा से, और जो उनकी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसको उसी श्वसन अंग फेफड़े के द्वारा या दूसरे श्वसन अंगों के द्वारा हवा में छोड़ते रहते हैं। तो ये हवा में जो कंसंट्रेशन होता है वह अधिक और कम होने की वजह से वहां भी मिश्रण क्रिया होती है, लेकिन श्वसन अंगों में होती है। तो असली जो जीव प्राणी होते हैं
उनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा अधिकतर प्राणियों में होता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के उसके श्वसन क्रिया होती है कोशिका में, और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। जंतुओं में विशेष श्वसन अंग होते हैं जिससे श्वसन क्रिया होती है। कुछ श्वसन अंगों के नाम लिखे गए हैं और उनके उदाहरण लिखे गए हैं। जैसे फेफड़े, फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है। अधिकतर जो बड़े जंतु हैं, विकसित जंतु हैं, उनमें फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन होता है। मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, गाय या दूसरे इस तरह के जंतु। कुछ में त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जैसे केंचुआ, मेढक जब पानी में रहता है उस समय भी। क्लोम होते हैं मछलियों के अंदर या दूसरे जो जलीय जंतु हैं उसमें क्लोम होती हैं, गलफड़े होते हैं, इसको क्लोम गिल्स कहा जाता है। उसमें श्वसन मेढक का लार्वा जब लार्वल स्टेज में होता है, या मछली या झींगा इस तरह के जो जंतु हैं उनमें क्लोम के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन नाल, जो कीटों में श्वसन नाल होते हैं जिससे वो श्वसन करते हैं। और मकड़ी और बिच्छू जैसे जंतुओं में बुक लंग्स होते हैं, कुछ फेफड़े होते हैं जो श्वसन होता है। उसी तरह कुछ गिल्स होते हैं कुछ जंतुओं जैसे लीमुलस वगैरह में, कुछ क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। और मेढक कभी कभी जो है मुख गुहा से भी श्वसन करता है। इस तरह कुछ श्वसन अंग हैं जिससे जंतु श्वसन करते हैं। अब बच्चों अगला जो टॉपिक है मानव में श्वसन कैसे होता है, उसी के अंतर्गत श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों जो मानव में श्वसन होता है उसके लिए कई ऐसे छोटे छोटे श्वसन अंग होते हैं जिससे होकर श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ये सभी श्वसन अंग एक साथ मिलकर के श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो मानव के श्वसन तंत्र के प्रमुख 4 अंग होते हैं। एक तो नाक, इसको हम नासिका तथा नासा मार्ग। दूसरा जो होता है ग्रसनी होता है, तीसरा वायुनाल और चौथा फेफड़े। ये अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों ये जो नसिका होती है, 2 नसिका होती है, 2 नोज होते हैं। वहां से नासा मार्ग होता है जिससे होकर के वायु हम जब सांस अंदर ग्रहण करते हैं या बाहर छोड़ते हैं, इसी नसिका और नासा मार्ग से हवा अंदर जाती है, बाहर निकलती है। तो बच्चों ये वायु जो है जो नासा मार्ग है और नासा गुहा है। तो यहां से बच्चों यहाँ हवा देखिए, यहाँ पे ये जो मुख गुहा का पिछला भाग होता है उसको हम ग्रसनी कहते हैं। तो यहाँ ग्रसनी में नासा गुहा से हवा ग्रसनी में आती है। आप ग्रसनी के बारे में पाचन तंत्र में भी पढ़े हैं। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का ये कॉमन पॉइंट होता है ग्रसनी। अब ग्रसनी के नीचे ग्रसनी की जो पिछला भाग होता है उसी में 2 नलियां खुलती हैं। एक भोजन नली होती है और एक वायु नली होती है, जिसको हम श्वास नली भी वाइन पाइप कहा जाता है। तो ये वाइन पाइप जो होता है इसके ऊपर जो वाइन पाइप का जो ऊपरी सिरा होता है उसको कहा जाता है स्वर यंत्र या कंठ द्वार। और नीचे जो भाग होता है वाइन पाइप का उसको कहा जाता है श्वास नली। तो जो ये कंठ द्वार होता है, स्वर यंत्र होता है जिससे आवाज निकलता है। आप जानते हैं कि स्वर यंत्र में कार्टिलेज का बना हुआ प्लेट्स होते हैं जो आगे गले पे उभरा हुआ रहता है हिस्सा, यहाँ से जो उभरा हुआ होता है जिसको हम टेटुआ कहते हैं या एडम एपल्स कहा जाता है, इसी से आवाज निकलती है। उसी स्वर यंत्र में 2 स्वर रज्जु होते हैं, लटकते रहते हैं, जिनके कंपन की वजह से आवाज निकलती है। तो स्वर यंत्र के ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन होता है जिसको खाटी भापन या एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन जब करते हैं, भोजन में से भोजन आगे खिसकता जाता है, ये खाटी भापन
इस जो है स्वर कंठ द्वार के मुंह को ढक देता है। ये सीधा इधर आके ढक देता है, अब भोजन सीधे आगे इधर भोजन नली में चला जाता है। तो ये घाटी द्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंग है जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। जब भी भोजन करेंगे तो ये श्वास नली को इधर सीधा बंद कर देगा और भोजन जो है भोजन नली में चला जाता है। अब बच्चों ये जो श्वास नली होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे कार्टिलेज जीभ के आकार के कार्टिलेज का बना होता है, जिसकी वजह से श्वास नली हमेशा तनी रहती है, खुली रहती है, पिचकती नहीं है, जिससे आसानी से हवा इसके अंदर पास हो जाता है, बाहर निकलता है। तो इसको कार्टिलेज के बना हुए पार्ट होते हैं। तो श्वास नली के बाद श्वास नली नीचे वक्ष गुहा में जाकर, जहाँ आपकी पसलियां हैं, तो वक्ष गुहा में जाकर के 2 पार्ट में बढ़ जाती है। इन 2 को हम श्वसनी कहते हैं और ये दोनों श्वसनियां फेफड़े में, दोनों दाएं और बाएं फेफड़े में चली जाती हैं। फेफड़े में जाने के बाद यह अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं, इनको श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये शाखाएं पुनः और जो है बहुत सी शाखाओं में बढ़ के अंत में जाकर के यह जो है कूपिकाओं के रूप में बदल जाती है। कूपिकाएं छोटे छोटे चैम्बर रचना होती है जो मेम्ब्रेन की बनी रहती है, उसी में हवा भरती है। ये फेफड़े जो होते हैं कई लाखों कूपिकाओं से बने होते हैं। फेफड़े के ऊपर झिल्ली होती है जो फेफड़े को म्यूकस सेक्रेशन के द्वारा हमेशा नम बनाए रखती है, और उसके ऊपर एक द्रव भरा होता है, उस झिल्ली को प्लूरान कहते हैं, और उसके अंदर द्रव भरा जाता है जो फेफड़े को बाहरी आघात और इंफेक्शन से बचाता है। ये बच्चों सामान्य पाचन श्वसन तंत्र का फिगर है जो मनुष्य में पाया जाता है, और इसी श्वसन तंत्र के द्वारा मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है।